हर हर महादेव दोस्तों, आप सुन रहे थे मेरे साथ मैं तेरी हीर भाग 7। विधायक ऑफिस के बाहर मुरारी ने चौहान साहब को ऐसा कुछ कह दिया जिससे चौहान साहब चिढ़ गए। हालांकि चौहान साहब पहली बार बनारस आए थे, इसलिए मुरारी के बारे में उन्हें ज़्यादा जानकारी नहीं थी। उन्हें लगा जैसे बाकी विधायक चुपचाप उनकी बात मान लेते हैं, मुरारी भी वैसे ही उनकी हर बात सुनेगा। लेकिन यहाँ थोड़ा उल्टा था। मुरारी जिनसे मर्दों में शिवम के अलावा किसी के बाप से नहीं सुनता था, वो भला चौहान साहब से क्या ही डरता। चौहान साहब अपनी गाड़ी में आ बैठे और वहां से निकल गए। मुरारी घर जाने के लिए गाड़ी की तरफ आया तो विधायक ऑफिस के कुछ लोग मुरारी के पास चले आए, जो मुरारी के अच्छे दोस्त भी थे। उन्हें देखकर मुरारी मुस्कुरा उठा और आंखों से चश्मा हटाकर कुर्ते में टांग लिया। तो क्या सोचे हो मिश्रा जी, इस साल फिर से इलेक्शन में खड़े हो रहे हो कि नहीं? मुरारी के दोस्त यादव जी ने कहा। अरे नहीं यादव जी, बहुत ही मुश्किल से जो राजनीति के चक्कर से निकले हैं, अब फिर से दलदल में घुसना ना हमसे ना हो पाएगा, मुरारी ने कहा। अरे मिश्रा, समझो बात को, इस साल युवा नेता के लिए इलेक्शन होने वाले हैं, दूसरे आदमी ने कहा। तुमको हम कहाँ से 26 साल के बाकी नौजवान लगते हैं बे? आधार कार्ड में इतनी उम्र हो चुकी है हमरी कि पेंशन लेने जाए तो सरकार कल से ही देना शुरू कर देगी। अब जो इलेक्शन लड़ने की उम्र ना रही है हमारी, मुरारी ने कहा। अरे तो मुरारी, तुम नहीं तो कोई और सही, अपने बेटे को काहे नहीं खड़ा कर देते इलेक्शन में? राजनीति का ज्ञान तो तुमको है ही, और हम सुने हैं अपने लौंडे से कि तुम्हारा बेटा कॉलेज में 5 साल युवा नेता रहा है। हम तो कह रहे हैं मुरारी कि राजनीति ना किसी को विरासत में ना मिलती है। तुम ससुरे लकी हो जो तुमको अपने चाचा से और तुम्हारे बेटे को अब तुमसे मिल सकती है, यादव जी ने कहा। मुरारी ने सुना तो कुछ देर के लिए सोच में पड़ गया। आखिर यादव जी ने जो कहा था वो था तो सही। फिर मुरारी ने भले ही राजनीति छोड़ दी हो, लेकिन आज भी उसके दिल में कहीं ना कहीं इसका असर बाकी था। अगले ही पल मुरारी को मुन्ना का ख्याल आया, जिसे राजनीति से सख्त नफरत थी। मुन्ना कभी इस राजनीति में नहीं आएगा, ये बात मुरारी जानता था, इसलिए फीका सा मुस्कुराया और कहा, मतलब राजनीति में हमारे चाचा पेले गए, उसके बाद हम पेले गए, और अब तुम सब चाहते हो हमारे मुन्ना भी पेले जाएं? ये तो मुमकिन ना है। कहा है कि मुन्ना और राजनीति का सांप और नेवले जैसा रिश्ता है, दोनों साथ नहीं रह सकते। मुन्ना अगर राजनीति में आया तो ऊजे सबको जड़ से खत्म कर देगा, वरना राजनीति उसको खत्म कर देगी। हमारा मुन्ना बहुत ही सीधा साधा लड़का है, उसको भैया जी राजनीति से दूर ही रहने दो। तुम कहते हो तो ठीक है मिश्रा, फिर भी मैंने जो कहा जरा सोचना उसके बारे में, यादव जी ने कहा। अरे विधायक जी, सुने हैं मुन्ना की शादी कर रहे हैं आप? साथ खड़े एक आदमी ने कहा। अरे शादी नहीं, सगाई आने वाले बुधवार को है। हम तो कहते हैं आप सब भी चलिए मुन्ना की सगाई में इंदौर, मुरारी ने खुश होकर कहा। इंदौर? मिश्रा जी, बनारस में का लड़कियों की कमी थी जो इतनी दूर रिश्ता किया है अपने लड़के का, आदमी ने कहा। अरे वो का है, हमारा बेटा भले हमसे पूरा डिफरेंट हो, लेकिन एक मामले में हमसे 2 कदम आगे है, और वो है मोहब्बत। अब भैया मोहब्बत के चक्कर में मुन्ना के बाप बम्बई तक जा सकते हैं तो इंदौर का चीज है। अभी हम वो चलते हैं, सगाई के बहुत से काम बाकी हैं, और हाँ याद रखिएगा आना है आपको, मुरारी ने हाथ जोड़कर कहा। मुरारी विधायक ऑफिस से जाने के लिए मुड़ा। सभी हंसते मुस्कुराते मुरारी को नमस्ते कर वहां से चले गए। मुरारी भी खुशी खुशी जाने के लिए जैसे ही पलटा, अपने पीछे खड़ी उर्वशी से जा टकराया। घबराकर मुरारी ने अपना हाथ सीने पर रख लिया। बेचारे मुरारी का कलेजा बाहर आते आते बचा। स्लीवलेस ब्लाउज और लाल रंग की साड़ी, आंखों में गहरा काजल, होठों पर लाली, कानों में झुमके, गले में सोने की बारीक चेन और परफ्यूम की आती भीनी भीनी खुशबू जो किसी को भी मदहोश करने के लिए काफी थी। लेकिन आज पहली बार हमारे मुरारी भैया ने यहाँ होश से काम लिया, क्योंकि 1.5 लाख वाले हार का थप्पड़ उसे आज भी याद था। मुरारी ने पीछे हटते हुए कहा, अरे आप यहाँ क्या कर रही हैं? उर्वशी ने मुरारी के सवाल का जवाब नहीं दिया, उल्टा उसके करीब आकर कहने लगी, आप सबको किसी सगाई में आने के लिए इनवाइट कर रहे हैं?
क्या मुझे नहीं करेंगे? क्या मैं आपकी कुछ नहीं लगती? बेचारा मुरारी, आखिर था तो एक मर्द ही, अपनी भावनाओं पर कितना कंट्रोल कर पाता। इसलिए कहा, अरे नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, आप भी तो अपनी ही। एक मिनट, हाँ। कहते हुए मुरारी का फोन बजा। उसने अपनी बात बीच में रोककर जेब से फोन निकाला और स्क्रीन को देखा तो आगे के शब्द गले में ही अटक गए और मुरारी एकदम से अपनी रंगबाज दुनिया से बाहर आया और उर्वशी से कहा, अपनी? कौन अपनी? तुमने कहा हमको राखी बांधी है। मान ना मान, मैं तेरा मेहमान। अरे हमने तुम्हारी थोड़ी सी मदद का कर दी, तुम तो फैमिली बनाने का सोच रही हो। देखो ऐसा होता है बहन, हमारा रास्ता छोड़ो और कोनो ढंग का आदमी देख के शादी कर लो। कहते हुए मुरारी ने उर्वशी को साइड किया और गाड़ी में बैठकर वहां से चला गया। इससे क्या हो गया है? कुछ भी हो मिश्रा जी, पता तो मैं लगा कर रहूंगी। आखिर आपके घर में ऐसी कौन सी खिचड़ी पक रही है जिसे ये उर्वशी नहीं खा सकती? उर्वशी ने अपने बालों की चोटी को घुमाते हुए कहा और वहां से चली गई। मुरारी विधायक ऑफिस से काफी दूर निकल आया तो एक बार फिर उसका फोन बजा, जो कि अनु का ही था। जीप में बैठे बैठे मुरारी ने फोन उठाकर कान से लगाया कि मुरारी को एक बार फिर ब्रेक लगाना पड़ा और इस बार भी सामने वही आदमी था जिससे मुरारी सुबह मिला था। मुरारी नीचे उतरा और कहा, अबे बैल बुद्धि, हर बार तुमको हमारी जीप मिलती है सामने आने के लिए। मुरारी, कहाँ हो तुम? एक फोन उठाने में इतना वक्त लगता है क्या? कहीं तुम फिर से अपनी रंगबाजी के चक्कर में तो नहीं पड़े हो? दूसरी तरफ से अनु ने कहा। एक तो मुरारी आदमी पर वैसे ही झुंझलाया हुआ था, ऊपर से अनु का शक करना आग में घी डालने का काम करना था। मुरारी ने आदमी को छोड़ा और अनु पर भड़कते हुए कहा, अरे कौन सी रंगबाजी कर लेंगे जी उम्र में हम? सुबह तुम्हारे सामने ही तो विधायक ऑफिस गए थे ना, तो वहीं से लौट रहे हैं वापस। अब गाड़ी चला रहे हैं तो फोन उठाने में लग गया थोड़ा वक्त। ई का मतलब जे थोड़े साला हम दिन भर रंगबाजी ही करते हैं। इतना सख्त तो साला तुम जवानी में ना किए थी जो अब अधेड़ उम्र में कर रही हो। और तुमको क्या लगता है मिश्राइन के बनारस की सारी लड़कियां सच सवर कर हमारे लिए खड़ी होंगी कि कब मुरारी मिश्रा आए और कब उनसे बतियाएं? अरे जितनी हमारी उम्र है ना, जे हिसाब से बनारस की सब लड़कियां हुई हमारी बेटी जैसी, अब का उनसे नैन लड़ाएंगे हम? अच्छा, और जो तुम्हारी उम्र की है वो? अनु ने गुस्से से पूछा। वो का? हाँ वो का? मुरारी की जबान लड़खड़ाई। अब अपने ही पासवर्ड को भला बहन कौन बोल सकता है? देखा, जवाब नहीं है ना तुम्हारे पास? नहीं, तुम करो रंगबाजी मुरारी, लेकिन ध्यान रखना मुन्ना की सगाई और तुम्हारे तीये का फंक्शन साथ रखी है हम। अनु ने बिधकते हुए कहा। अरे कांट संट बके जा रही हो अनु, तुम ही हो कहाँ जे बताओ, हम पहुंचते हैं। मुरारी ने कहा। जहन्नुम में, अनु ने गुस्से से कहा और फोन पटक दिया। ठीक है, तुम वहीं रुको, हम आते हैं। अरे आते कहाँ है, पहुंचते हैं गोली की रफ्तार से, मुरारी ने कहा और फोन काट दिया। वह वापस गाड़ी की तरफ जाने लगा और फिर पलटकर आदमी से कहा, सुनो बे लपड़ झंटूस, यहाँ आओ। जी विधायक जी। आदमी खुशी खुशी हाथ जोड़ते हुए मुरारी के पास आया तो मुरारी ने पहले तो उसे देखकर मुस्कुराया और फिर उसकी गर्दन दबोचते हुए कहा, साले सुबह से तुम ही मिल रहे हो हमें, तुम ही हो हमारी विवेक ओबरॉय जैसी जिंदगी के सलमान खान। साले अगली बार गाड़ी के सामने आए ना तो इतना पेलेंगे पहचान नहीं पाओगे खुद को। माफ कर दीजिए, बस अब आपको शुक्रिया कहने आए थे, आदमी ने मरे हुए स्वर में कहा तो मुरारी ने उसकी गर्दन छोड़ दी। आदमी ने खुद को संभाला और खांसते हुए कहा, सुबह जो 500 रुपये हमको दे रहे, हम फाउंडेशन खरीद के मेहरारू को दिए, तब बहुत ही चहक रही थी। हमने बात बताई तो बोली आपको थैंक यू बोल दें, बस इलिया आए थे। चले तुम्हारे फाउंडेशन के चक्कर में हमारा पाउडर बिखेर के बैठी है हमारी मेहरारू। एक बात बताओ, जे का ऐसा कोनो उपाय है कि जिससे जे मेहरारू है वो हमेशा खुश रहे? मुरारी ने आदमी के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, है ना, बिना कोई सवाल के इनके हाँ में हाँ मिलाई दो, जे खुश हो जाएंगी। आदमी ने मुरारी की तरफ देखकर कहा, अबे सीधे सीधे काहे नहीं कहते, खुदकुशी कर लो।
जौन तरह लड़की से हमो प्यार रचाए हैं, उनकी हाँ में हाँ मिलाने का मतलब है अपनी ही चिता खुद सजाना। मुरारी ने कहा। हम समझे नहीं, आदमी ने सर खुजाते हुए कहा। कब बम्बई गए हो? मुरारी ने जीप में बैठते हुए कहा। नहीं, बनारस से बाहर जाने का सौभाग्य कबो प्राप्त ही नहीं हुआ, आदमी ने मासूमियत से कहा। तो फिर तुम हमारा दुख ना समझ सकी हो बेटा, साइड हटो वरना सीधा हरिद्वार के दर्शन करवा देंगे। कहते हुए मुरारी ने आदमी को झिड़क दिया और वहां से चला गया। दी, मुझे नहीं लगता मुन्ना को इनमें से कुछ भी पसंद आएगा, अनु ने थक कर सोफे पर बैठते हुए कहा। अनु, तुम उसकी पसंद के विपरीत कपड़े चुनोगी तो उसे कैसे पसंद आएंगे? सारिका ने सहजता से कहा। ठीक है, फिर आप ही कुछ पसंद कीजिए, अनु ने कहा। सारिका उठी और सेल्समैन के पास आकर उसे कुछ कलेक्शन के बारे में बताया तो सेल्समैन ने खुश होकर कहा, मिल जाएंगे मैम, आप बैठिए, मैं भी लेकर आता हूँ। अनु और सारिका को ढूंढते हुए आई भी वहां चली आई और कहा, अरे तुम दोनों यहाँ कहाँ चली आई? वो अनु को मुन्ना के लिए कपड़े देखने थे, इसलिए वो मदद के लिए हमें साथ ले आई, सारिका ने पलट कर कहा। सही किया, वैसे जे फंक्शन की देवी, हमरा मतलब फैशन की देवी पर हमको ज्यादा भरोसा नहीं है। का पता सगाई के दिन हमरे मुन्ना को का बना दे फैशन के नाम पर। आई ने अनु के बगल में बैठते हुए कहा। आई, मेरी पसंद इतनी अजीब है क्या? अनु ने आई की तरफ देखकर मासूमियत से कहा। वो तो बेटिया जे दिन सोचना था जब तुम हमरे मुरैया को पसंद करी थी, आई ने अनु की टांग खींचते हुए कहा। आई के मुंह से मुरारी का नाम सुनकर अनु को एकदम से फोन वाली बात याद आ गई और उसने मन ही मन कहा, आपके मुरारी वो मुरारी नहीं रहे आई। अनु को खोया देखकर आई ने कहा, का हुआ? अरे कहाँ खो गई, हम तो बस मजाक कर रहे थे, हमरा मुरारी और उनकी मैगी जैसा तो पूरे बनारस में कोनो नहीं है। अनु ने सुना तो आई को साइड हक किया और कहा, आप दिन दिन बहुत नोटी होती जा रही हैं। आई, अनु, ये ड्रेस कैसा है? सारिका ने हाथ में पकड़े कपड़ों की तरफ इशारा करके कहा। आई ने देखा तो आंखें खुशी से झूम उठी, लेकिन अनु के चेहरे पर 12 बजे थे। उसने उठते हुए कहा, दी, सीरियसली आपने मुन्ना के लिए ये पसंद किया है? आप चाहती है इतने डिजाइनर कपड़े छोड़कर मुन्ना ये पहने? हाँ दी, मुझे लगता है आपकी तबीयत ठीक नहीं है। हम लोग एक काम करेंगे, मुन्ना को ही भेज देंगे कपड़े लेने। भैया, इन्हें रख दीजिए और दी, आप मेरे साथ चलिए। कहते हुए अनु सारिका और आई को वहां से ले गई। सारिका ने बेचारगी से आई को देखा तो आई ने पलके झपका दी। सारिका समझ गई कि अनु के सामने बहस करना या जिद करना बेकार है, इसलिए तीनों बाकी शॉपिंग करने लगी। तैयार होकर निशी जैसे ही नीचे आई, हॉल में बैठे नवीन ने कहा, कहाँ जा रही हो? वो कोचिंग क्लास से मैसेज आया था, कुछ ज़रूरी नोट्स लेने हैं, वही लेने जा रही हूँ डैड, निशी ने कहा। कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, पता चले नोट्स के बहाने फिर किसी के घर रुक जाओ, नवीन ने थोड़ा कठोरता से कहा। डैड, निशी ने आंखों में आंसू भरकर कहा। व्हाट डैड? हमारी बात अभी पूरी नहीं हुई है निशी, क्या तुम्हें अपने झूठ बोले जाने का जरा भी अफसोस नहीं है? बिल्कुल नहीं, उल्टा तुम आराम से बाहर जा रही हो, कहीं नहीं जाओगी तुम, एंड इट्स माई ऑर्डर, नवीन ने निशी की तरफ देखकर कहा। निशी की आंखों से आंसू गिरते गिरते बचे और उसने मन ही मन उबलते हुए कहा, ये सब ना उस वंश की वजह से हुआ है, ना वो ये सब ड्रामे करता, ना मैं उसके घर रुकती, ना मुझे डैड से झूठ बोलना पड़ता और ना डैड मुझसे नाराज होते, उसे तो मैं छोड़ूंगी नहीं। निशी ये सब सोच ही रही थी कि तभी बैल बजी और उसकी तंद्रा टूटी। बैल लगातार बजती रही तो किचन में काम करती मेघना ने कहा, क्या कर रही हो निशी, दरवाजा खोलो ना, कितनी देर से बैल बज रही है। निशी हड़बड़ाई और दरवाजे की तरफ आकर जैसे ही दरवाजा खोला, सामने खड़े वंश को देखकर उसका मुंह खुला का खुला रह गया। अभी अभी वह वंश को कोस रही थी और अगले ही पल वंश उसके सामने खड़ा था। निशी को हैरान परेशान देखकर वंश ने कहा, लगता है तुम मेरे बारे में ही सोच रही थी। हो, मेरे बारे में सोचना बंद करो वरना तुम्हें मुझसे प्यार हो जाएगा। वंश की आवाज से निशी की तंद्रा टूटी। उसने वंश को देखा और एकदम से उसके चेहरे के भाव बदल गए। उसने गुस्से से कहा, प्यार
और तुमसे माय फुट। वंश कुछ कहता इससे पहले ही निशी ने जोर से दरवाज़ा उसके मुंह पर बंद कर दिया और अंदर चली आई। लेकिन अगले ही पल बैल बजी और निशी ने हाथ में पकड़ी बुक अपने ललाट पर मार ली। तो दोस्तों ये था मैं तेरी हीर भाग 7 और इसका अगला भाग आप जल्द ही सुनेंगे मेरे साथ। अब तक के लिए शुक्रिया, बाय बाय, अपना ख्याल रखिए और हाँ, सुनते रहिए मैं तेरी ही मेरे साथ। एंड हाँ, ये बैकग्राउंड में जो गाड़ियों का शोर है इसे थोड़ा सा इग्नोर करें क्योंकि पहली बार ये आज मॉर्निंग रिकॉर्डिंग है जिसमें ये सब आवाज़ें आना लाजमी है। तो मिलते हैं अगले भाग के साथ। बाय बाय।